नासा के अपोलो मिशन को मून तक पहुंचने में 4 दिन लगे थे और वहीं यूएसएसआर के लूना 1 की लैंडिंग 34 घंटे में ही हो गई थी। लेकिन इसरो के चंद्रयान 3 को इससे 10 गुना ज़्यादा समय लग रहा है, यानी कि 40 दिन लग रहे हैं। पर क्यों? क्योंकि उन्होंने मिशन को डायरेक्ट मून के ऑर्बिट में ही लॉन्च किया था और वे ऐसा इसलिए कर पाए क्योंकि उनके बजट्स हैवी थे और उनके रॉकेट ज़्यादा फ्यूल कैरी कर सकते थे। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग में, मंगलयान की लॉन्चिंग में जो तकनीक का इस्तेमाल किया था जिसमें कम फ्यूल में ही काम हो जाए, वही टेक्निक का यूज इसमें हुआ है। इसमें सबसे पहले चंद्रयान 3 अर्थ के अराउंड 5 बार ऑर्बिट करेगा, किसी सिलिंग शॉट की तरह मून की ग्रेविटी का यूज करके उसकी तरफ फेंका जाएगा। लेकिन डायरेक्ट लॉन्चिंग में होता यह है कि 1 गो में ही सैटेलाइट को सीधा लॉन्च करना होता है, इसीलिए उसे ज्यादा थ्रस्ट की जरूरत पड़ती है। इसके लिए ज्यादा फ्यूल लगता है जो बजट को बढ़ाता है। लेकिन इस टेक्निक में ऑर्बिट चेंज करते समय ही फ्यूल की जरूरत पड़ती है और इसलिए अपोलो की डायरेक्ट लॉन्चिंग के लिए उसमें 4,40,000 का फ्यूल लगा था। और वहीं चंद्रयान 3 को लॉन्च करने में उससे 15 गुना कम 70,000 किलो में ये मिशन पूरा होने वाला है। और साथ ही अपोलो को लॉन्च करने में 2,919 करोड़ रुपए लगे। वहीं चंद्रयान 3 सिर्फ 615 करोड़ रुपए में ही हो पाया। बजट भले ही कम हो, लेकिन इसरो के एक्स चेयरमैन जी माधवन नायर का यह कहना है कि इस मिशन के सक्सेस होने के चांस 50% ज्यादा है। इनफैक्ट फेमस इसरो साइंटिस्ट नम्बी नारायण जी का यह कहना है कि चंद्रयान 3 डेफिनेटली सक्सेसफुल होगा इस बार, क्योंकि इसरो अपनी पुरानी गलतियों से सीखकर ही आगे के मिशन पर काम करता है। इसरो चेयरमैन एस सोमनाथ के मुताबिक जो गलतियां चंद्रयान 2 में हुई थी, जिनकी वजह से वह सफल नहीं हो पाया था, उन्हीं गलतियों को सुधार कर इसे लॉन्च किया गया। इसलिए उन्होंने लॉन्चिंग के 3 दिन पहले लॉन्च रिहर्सल की थी। 11 जुलाई 2023 को लॉन्च रिहर्सल की, जिसे बेड रेस्ट रिहर्सल भी कहते हैं। इसमें यह देखा जाता है कि सिस्टम सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं। अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो लॉन्चिंग से पहले ही इसे सॉल्व कर दिया जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम इसी प्रोसेस पर इनका सक्सेस डिपेंड होता है, क्योंकि 2022 में आर्टिमस 1 की लॉन्च रिहर्सल में नासा साइंटिस्ट ने हाइड्रोजन लीक प्रॉब्लम को ढूंढ लिया था और अगर ये डिटेक्ट नहीं होता तो वह मिशन सक्सेसफुल नहीं हो पाता। बट फॉर्चुनेटली चंद्रयान 3 में ऐसी कोई भी मिस्टेक्स नहीं मिली और फिर इसके बाद उसकी लॉन्चिंग की तैयारी में सभी लोग लग गए। 14 जुलाई 2023 2:35 चंद्रयान 3 लॉन्च व्हीकल VM-3M4 की मदद से चांद की ओर पृथ्वी के पार्किंग ऑर्बिट में सही सलामत पहुंच गया। इस पार्किंग में किसी भी सैटेलाइट के रिवॉल्व करने के अपने फायदे होते हैं। सपोज अगर कोई सैटेलाइट एटमॉस्फेरिक ड्रैग या फिर किसी भी ग्रेविटी के चलते अपने रास्ते से थोड़ा सा भी भटकता है तो उसे वापस ट्रैक पर लाया जा सकता है। और चंद्रयान 3 पार्किंग ऑर्बिट में अपने लॉन्च व्हीकल से अलग होकर अपनी इंडिविजुअल जर्नी पर निकल गया। और इसके बाद चंद्रयान 3 ने 5 अलग अलग अर्थ सेंट्रिक ऑर्बिट्स में रिवॉल्व किया, जहां उसे 17 जुलाई से 25 जुलाई के बीच के स्टेप में थ्रस्ट दिया गया ताकि वह एक एक करके पहले से बड़े ऑर्बिट्स में एंटर कर सके, जिसे ऑर्बिटल स्पीड मैन्यूवरिंग कहते हैं। इसे 1925 में थ्योरेटिकली फॉर्मेट किया गया था। जर्मन इंजीनियर वॉल्टर हॉमन, जिन्होंने एक बुक पब्लिश की जिसका नाम था द अटेनेबिलिटी ऑफ हेवनली बॉडी, जिसमें उन्होंने किसी भी ऑब्जेक्ट को एक ऑर्बिट से दूसरे किसी भी ऑर्बिट में भेजने पर एनर्जी को कैलकुलेट किया था, जिसे होमन ट्रांसफर कहते हैं। 1 अगस्त रात 12:15 पर पृथ्वी से थ्रस्टर्स को एक्टिवेट किया गया और इसे मून के ऑर्बिट में भेजा गया। 5 अगस्त 7:15 पर चंद्रयान 3 को मून के ऑर्बिट में इंसर्ट कराया गया और अपोजिट डायरेक्शन में एक्सीलरेट किया गया, जिसका मतलब है कि पहले चंद्रयान अपनी स्पीड को बढ़ाकर अपने से बड़े ऑर्बिट में जा रहा था, लेकिन अब वो अपनी स्पीड को भी कम कर रहा है और ऑर्बिट को भी छोटा कर मून के करीब जा रहा है। 20 अगस्त रात 2 बजे चंद्रयान मून के और भी करीब आ गया। अब बस उनके बीच की दूरी केवल 30 किलोमीटर रह गई थी और साउथ पोल पर अपने सॉफ्ट लैंडिंग के लिए जगह सर्च कर रहा है। 23 अगस्त को लैंड करेगा और अगर ऐसा होता है तो भारत साउथ पोल पर लैंड करने वाला दुनिया का पहला देश बन जाएगा और ये सभी भारतीयों के लिए गर्व की बात है। जय हिंद, जय भारत।